आज हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। भारत के अंदर जो भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, प्रमुख संविधान में संशोधन कौन कौन से हुए हैं और किस प्रकार से होते हैं, इन चीज़ों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान संशोधन का परिचय है, इसके बारे में देखते हैं कि विश्व के किसी भी संविधान की तरह, यानी जो इंडिया का संविधान है या विश्व का कोई भी संविधान है, उसको भी तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया। ऐसा नहीं है कि एक बार में लिख दिया और उसके बाद वही चलेगा, नहीं। उसमें भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करने का भी उसमें प्रावधान किया गया है। भारत के जो संविधान है उसका जो भाग 20 है, 20, उसके अंदर आता है एक अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। उसके अंदर संसद को संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्तियां दी गई है। यानी जो 368 है, 368 आर्टिकल का यूज़ करते हुए संसद जो है वो उसकी प्रक्रियाओं के अंदर और इसका संशोधन करने की जो पावर है वो दी गई है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी 368 के अंदर एक पूर्णतः प्रॉपरली एक प्रोसेस दिया गया है और उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके बाद ही अमेंडमेंट किया जा सकता है। बिना प्रोसेस को फॉलो किए अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है। एक होता है संविधान का मूल ढांचा। संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अंदर संसद को, हालांकि संसद में के पास पावर है अमेंडमेंट करने की, लेकिन संसद जो है वो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामला 1973 में प्रतिपादित किया था। 1973 में जो केशवानंद भारती मामला आया था उसके अंदर बताया था कि आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर आप मूल ढांचे में परिवर्तन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप संविधान को फिर से लिख रहे हैं, यानी संविधान का अमेंडमेंट नहीं हुआ, वो संविधान का फिर पुनर्लेखन हुआ। तो आप मूल ढांचे को के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बाकी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में। तो चलिए अब पढ़ते हैं भारत के जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए उनमें से पहला संविधान संशोधन पढ़ते हैं अभी। भारत का जो प्रथम संविधान संशोधन है वो हुआ है 1951 को। टाइम हमें ध्यान में रखना है। टाइम के साथ साथ दो चार चीज़ें और भी हैं, वो भी हमें ध्यान में रखनी होंगी। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं वो अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान का मतलब है 1951 के दौर में हम चल रहे हैं। और ये वो दौर है जब देश आज़ाद हुआ है। आज़ाद हुए को 1947 में आज़ाद हुआ है, 50 के अंदर संविधान लागू हुआ है, 51 के अंदर पहला अमेंडमेंट आ रहा है। इधर देश जो है वो आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है, बहुत सारी हालात है। तो वर्तमान जो 1951 का जो वर्तमान है उस समय में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठे हैं? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो भूमि सुधारों को लागू करना, इन चीज़ों को समझते हैं। भूमि सुधारों को लागू करना, जब देश आज़ाद हुआ है उस टाइम में जागीरदार और एक जमींदार, जागीरदार और जमींदार, ये प्रथाएं चलती थी। जागीरदार और जमींदारी प्रथा, जमींदारी जो प्रथा चल रही है। तो जागीरदार और जमींदारों के पास ज़मीन होती थी और नीचे जो छोटे कृषक होते थे, छोटे किसान होते थे, उनके पास कोई ज़मीनें होती नहीं थी। तो अब इनको इक्वल टू करने के लिए लैंड रिफॉर्म मामला भी आया था। आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन चीज़ों को भी पढ़ते जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भूमि सुधारों को लागू करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी है और एक के पास कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए इसका मेन जो मकसद था वो था भूमि सुधारों को लागू करना। हालांकि भूमि सुधारों को लागू करने के लिए जो कानून बनाया गया था और उसको लागू करने में भी सरकार को कई अड़चनें आई थी। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। शंकरी प्रसाद मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको संवैधानिक मान्यता दी थी। वो अभी हम आगे समझते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों ले जाया गया ये मामला और क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक मान्यता मिली। इसके लिए हमें एक आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 को हमें ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 13 क्या है? देखो, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार जो हैं वो एक्सटेंड होते हैं हमारे 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। और आर्टिकल 13 जो है इसके अंदर ये लिखा गया है कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 13 में ये बात लिखी है कि मूल अधिकारों के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। अब जो इस संशोधन के द्वारा जो हुआ वो देखते हैं कि क्या हुआ। इस संशोधन के द्वारा पहला जो काम किया गया वो किया गया कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और यहाँ 9वीं अनुसूची जोड़ने का मतलब क्या था? 9वीं अनुसूची जोड़ने का मतलब है कि
ये जो संशोधन हुआ है या ये जो कानून है या कोई भी कानून या कोई भी संशोधन है, उसको किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी आप किसी भी सूरत में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। 9वीं अनुसूची का भाग घोषित कर दिया अगर सरकार ने कि हमने ये कानून बनाया है और ये 9वीं अनुसूची का पार्ट है, तो जब अगर 9वीं अनुसूची का भाग घोषित हो गया एक बार, तो उसके बाद आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये था 9वीं अनुसूची का जो मेन मेजर पॉइंट था, वो ये था कि आप किसी भी सूरत में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वरना कोर्ट में जाएंगे तो फिर वो एक अलग ही बखेड़ा खड़ा हो सकता था। अब ये क्यों किया गया, 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई, वो समझते हैं अभी। वो इसलिए जोड़ा गया कि एक अनुच्छेद जो है आर्टिकल 31A एंड 31B, ये दो जो हैं वो नए जोड़े गए थे। अब देखो हुआ क्या, क्यों ये कोर्ट में गया। एक तरफ जो है वो मूल अधिकारों के तहत संपत्ति अर्जित अर्जित करने का अधिकार जो है वो दिया गया था मूल अधिकारों के तहत। अभी जो है वो कोश कर दिया गया, पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। अभी 31 नहीं है, उसको कोश कर दिया गया है। तो 31A और B जो है वो नया जोड़ा गया। अब चूंकि मूल अधिकार जो है उनका जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 है, वो ये कहता है कि आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। और ये जो 31A एंड B है ये नए जोड़े गए हैं। और मूल अधिकार जो हैं वो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, आर्टिकल 13 में ये बात लिखी है। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं। तो फिर ये संशोधन कैसे हो गया, कैसे कोई चीज़ अमेंडमेंट हो सकती है, 31A एंड B नया कैसे आ गया अब इसमें। अब जब नया आ गया तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना नॉर्मल सी बात है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया। शंकरी प्रसाद मामला आया था इसके संज्ञान में, वो हम अभी देखते हैं। अब जब 31A और B नया जोड़ दिया गया, और अगर 9वीं अनुसूची न जोड़ते तो क्या होता कि जागीरदार जमींदार जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट में जाते और फिर से उसको बहाल करवा लेते। अब सरकार ने क्या किया, एक 9वीं अनुसूची जोड़ी और 9वीं अनुसूची का प्रावधान ये रखा कि किसी भी संविधान संशोधन को आप किसी भी आधार पर न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती अगर वो 9वीं अनुसूची का भाग कर दिया गया है। सरकार के द्वारा घोषित कर दिया संसद ने कि ये 9वीं अनुसूची का पार्ट है, तो उसके बाद आप न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते। और इधर 31A एंड B मूल अधिकारों के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया। दूसरा तीसरा जो मेन पार्ट है वो ये है कि अनुच्छेद 15 में, यानी आर्टिकल जो 15 है उसके अंदर चौथा पार्ट जोड़ा गया। आर्टिकल 15 के अंदर खंड 4 को जोड़ा गया और इसके तहत एक पावर जो है वो राज्य को दी गई कि आप सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग जो हैं उनके लिए आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यानी जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना, राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का जो पावर है वो अनुच्छेद 15 के खंड 4 से मिलता है राज्य को। और पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 में खंड 4 को जोड़ा गया था। अब पढ़ते हैं इससे संबंधित शंकरी प्रसाद मामला बनाम भारत संघ मामला। ये मामला जो है 1951 के तहत प्रथम संविधान संशोधन जो आया था उसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 जो है वो हमारा मूल संविधान मूल हमारा जो अधिकार है उसके तहत आता है। और इसके अंदर ये बात लिखी है कि आप मूल अधिकारों में आप बदलाव नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और 368 जो है वो ये कहता है कि आप संशोधन कर सकते हैं। जो संशोधन की जो पावर है वो 368 के तहत संसद को दी गई है। यानी संसद के पास ये पावर है कि वो 368 का उपयोग करके और अमेंडमेंट कर सकती है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो एक छोटी सी चूक जिसको हम कहें वो ये है कि आर्टिकल 13 में एक तरफ ये बात लिख दी कि मूल अधिकारों में चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार जो है वो 12 से लेकर के कहाँ तक होते हैं, 35 तक होते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं संविधान के अंदर। और 13 के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो ये मूल अधिकार का खुद का पार्ट है। जब खुद के पार्ट में ये बात लिख दी कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, तो फिर इसके अंदर बदलाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदलाव किया गया। आर्टिकल 31A एंड B को जोड़ा गया। जब 31A और B को जोड़ा गया तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में कि आपने 13 के अंदर तो ये बात लिखी है कि बदलाव नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आपने क्या किया, 368 को यूज किया और उसमें अमेंडमेंट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मूल अधिकारों में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन
368 के पास वो पावर है जिससे इसे बदला जा सकता है। अब कुल मिलाकर के बात ये थी कि 368 के तहत मूल अधिकारों में भी बदलाव कर दिया गया। तो शंकरी प्रसाद मामला बनाम भारत संघ मामला जो है 1951 का, उसके तहत प्रथम संविधान संशोधन को संवैधानिक रूप से मान्यता मिली थी। ये था हमारा आज का प्रथम संविधान संशोधन। कंटिन्यू हम पढ़ेंगे आज तक के समस्त संविधान संशोधन। बने रहिए हमारे साथ। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।